हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ पाठक। आई एम अ फिजिशियन एट ट्रस्टमेड क्लिनिक अलीगढ़। आज हम बात करेंगे जीईआरडी के बारे में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीईआरडी है क्या। व्हाट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो हमारे टमी में जो कंटेंट रहता है, स्टमक में जो कंटेंट रहता है, उसका वापस फूड पाइप में आ जाना या गले तक आ जाना, इसे कहते हैं जीईआरडी। मतलब गैस्ट्रो यानी कि पेट, इसोफेजियल यानी कि फूड पाइप, रिफ्लक्स यानी कि वापस आना, और इस बीमारी को कहते हैं जीईआरडी। आज हम जानेंगे कि जीईआरडी और कफ यानी कि खांसी कैसे एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि जीईआरडी मतलब पेट की समस्या, खांसी मतलब फेफड़ों की समस्या। दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग अलग हैं, तो आपस में संबंध कैसे हुआ? लेकिन संबंध है। कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स को क्रोनिक कफ रहता है, खांसी रहती है बहुत लंबे समय तक, और उसका कोई कारण नहीं पता चल पाता है, और बाद में ये पता चलता है कि उसकी खांसी जो थी वो जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से थी। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, और क्या इसका इलाज है। तो जैसे हमने समझा कि जीईआरडी होता है कि पेट के जो कंटेंट्स होते हैं, पेट में जो अंदर होता है खाना वगैरह जो भी हमारा होता है, वो हमारे फूड पाइप या गले तक आ जाना, उसे कहते हैं जीईआरडी। अब हम समझते हैं कि क्रोनिक कफ क्या होता है। क्रोनिक कफ मतलब लंबे समय की खांसी। लंबे समय मतलब 8 वीक से ज्यादा, अगर 8 हफ्ते से ज्यादा अगर किसी को भी खांसी रह रही है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं एज क्रोनिक कफ। अब बात आती है कि क्या जीईआरडी की वजह से खांसी हो सकती है, तो जवाब है हाँ, जीईआरडी की वजह से खांसी हो सकती है। और उसको हम समझेंगे दो मैकेनिज्म के थ्रू, किस वजह से जीईआरडी के थ्रू खांसी होती है। सबसे पहली चीज है कि जब हमारे पेट का जो कंटेंट है वो ऊपर आता है, यानी कि ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जब आता है, तो वहाँ एसिड आ जाता है खाने के साथ, जो कि पेट में रहना चाहिए। यानी कि एसिड एक ऐसी जगह आ गया जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। और हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि जब भी कोई ऐसी चीज वहां पहुंच जाए जहां उसे नहीं होना चाहिए, तो बॉडी रिएक्ट करती है। इस बॉडी के रिएक्शन को ही खांसी के रूप में बॉडी रिएक्ट करती है, हमें खांसी होने लगती है। ये हुआ एक मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म ये कि अगर एसिड थोड़ा और ऊपर यानी कि हमारे गले तक पहुंच जाए, अगर एसिड हमारे गले तक पहुंच जाए, तो उस केस में हमारे बॉडी को लगता है कि गले में कोई चीज अटक रही है, कोई इरिटेशन हो रहा है, कोई फॉरिन बॉडी है जिसे निकलना चाहिए। तो उसके लिए एक रिफ्लेक्स आता है, हमारी बॉडी खांस के उसको बाहर निकालने का प्रयास करती है। तो ये दो तरीके से मैंने आपको समझाया कि जीईआरडी की वजह से आपको खांसी कैसे हो सकती है। लगभग ऐसा देखा गया है कि अगर हम 100 केसेस देखें क्रोनिक कफ के, यानी कि लंबे समय की, यानी 8 हफ्ते से ज्यादा वाली खांसी के, अगर हम 100 केसेस देखें, तो 10 से लेके 60 लोग तक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें वो खांसी जीईआरडी की वजह से थी। तो हम जानते हैं कि जीईआरडी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक सिम्टम तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, क्रोनिक कफ। लेकिन क्रोनिक कफ इज नॉट द ओनली सिम्टम ऑफ जीईआरडी। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो उससे पहले आ सकती हैं या उसके बाद आ सकती हैं। एक चीज मैं यहाँ समझाना चाहूंगा कि हम जो सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं जीईआरडी के, इनमें से किसी भी पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इनमें से एक भी सिम्टम हो सकता है, इनमें से कुछ सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इन्हीं सब सिम्टम्स को देख के आपके जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो अंदाजा लगाते हैं कि आपको जीईआरडी की बीमारी है। एक सिम्टम हुआ खांसी, ऐसी खांसी जो जनरली रात को आती है और खाना खाने के बाद में आती है, ये जीईआरडी का एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा है कि वो खांसी लेटने पे बढ़ जाए। क्या होता है लेटने पे? आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो पेट में जो चीजें हैं, वो लेटने पे ज्यादा आसानी के साथ आपके इसोफेगस में पहुंच जाएंगी, तो ऐसी खांसी लेटने पे बढ़ जाती है। ये जीईआरडी का एक सिम्टम है। इसके अलावा परसिस्टेंट कफिंग, यानी कि लगातार खांसी हो रही है लेकिन और कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। जनरली खांसी होती है तो हम लोग कारण खोजने की कोशिश करते हैं लंग्स में, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और लगातार खांसी होने के बाद भी अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, तो ये खांसी लिंक हो सकती है आपके जीईआरडी से। या फिर आप कोई ऐसी दवा नहीं ले रहे हैं। कई बार दवाओं की वजह से भी खांसी होती है, जैसे एस इनहिबिटर्स, कुछ दवाइयां होती हैं जिनकी वजह से हमें ड्राई कफ होता है, उनका साइड इफेक्ट होता है। अगर आप ऐसी दवा भी कोई नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपको लगातार खांसी हो जा रही है, आपके चेस्ट के सारे चेकअप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो ये खांसी आपके जीईआरडी से रिलेटेड हो सकती है, आपको जीईआरडी की समस्या हो सकती है। आपको लगातार खांसी हो रही है, आपका चेस्ट एक्सरे एकदम क्लियर आ रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, एक संकेत हो सकता है कि आपकी खांसी जीईआरडी से संबंधित है। इसके अलावा आपकी छाती में दर्द, जनरली सीने के बीचों बीच दर्द होता है जीईआरडी की वजह से। चेस्ट पेन के और भी कई सारे कारण होते हैं, एंड वन ऑफ देम इज जीईआरडी। होता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन, सीने में जलन की समस्या होती है जीईआरडी की वजह से। फिर आता है होर्सनेस,
होर्सनेस यानी कि आपकी आवाज़ का बदल जाना, आवाज़ भारी हो जाना, आवाज़ खरखरी हो जाना। जब आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, जिसमें एसिड होता है, वो आपके गले तक पहुँच जाता है। धीरे-धीरे वो आपके वॉइस बॉक्स, थ्रोट को इरिटेट करता है, इंजर्ड करता रहता है, घायल करता रहता है। इस वजह से कई बार आपकी आवाज़ बदल जाती है और जनरली ऐसा देखने में आता है कि सुबह-सुबह जब आप उठेंगे, तो आपकी आवाज़ बदली ही लगेगी। क्योंकि रात भर जब आप सोए हैं, तो आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट था, वो आपके गले तक पहुँच रहा था और फिर धीरे-धीरे जैसे दिन शुरू होता है, आप गला साफ करते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ये भी एक लक्षण है जीईआरडी का। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब निगलने में दिक्कत। जब आपका गैस्ट्रिक कंटेंट आपके फूड पाइप और आपके गले को इंजर्ड कर देता है, इन्फ्लेम कर देता है, तो आप जो भी खाते हैं, आपको खाने में समस्या होगी, निगलने में समस्या होगी। निगलने में ऐसा लगेगा कि आपको पेन हो रहा है। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है जीईआरडी का। आपकी सांस में बदबू आना, ठीक है, ये भी एक जीईआरडी का लक्षण हो सकता है, क्योंकि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसकी वजह से आपकी स्मेल, ब्रेथ स्मेल जो होती है वो खराब हो सकती है। आपको सीने में जलन या टाइटनेस जैसा महसूस हो सकता है, ये जीईआरडी का सिम्टम है। आपको ऐसा लग सकता है कि खाने के तुरंत बाद आपका पेट में दिक्कत हो रही है, तनाव सा महसूस हो रहा है, जलन सी हो रही है, ये एक जीईआरडी का सिम्टम है। फ्रीक्वेंट बेल्चिंग यानी कि बार-बार डकार आना, पेट फूलना, इस तरीके की समस्याएँ। रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन मतलब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका खाना जो अभी आपने खाया था, वो खाना फिर से गले तक आ रहा है। गले में आपके मुँह में सोर टेस्ट आना, मतलब ऐसा खट्टी-खट्टी डकारें आना, गले में खट्टा लगना, इस तरीके की समस्याएँ, ये सब जीईआरडी से संबंधित है। कभी-कभी उल्टी भी लग सकती है। तो ये सारे सिम्पटम्स थे जीईआरडी के जो हमने डिस्कस की। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो जीईआरडी के सिम्पटम्स हैं, ये और कंडीशंस भी ऐसी होती हैं, जिनके सिम्पटम्स और जीईआरडी के सिम्पटम्स आपस में मैच करते हैं। और यही वजह है कि आपको चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट, वो पता लगाते हैं कि आपके जो सिम्पटम्स हैं, वो किस वजह से हैं, वो जीईआरडी की वजह से हैं या कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से। जैसे जीईआरडी के हमने सिम्पटम्स की कफ यानी कि खाँसी हो सकती है, आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी चेस्ट पेन हो सकता है, कभी-कभी आपको साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर इन 3 सिम्पटम्स की बात करें, तो हम और भी कंडीशंस ऐसी देख सकते हैं जिनमें ये 3 सिम्पटम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमोनिया यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन, सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन जब होता है, तो आपको कफ भी होता है यानी कि खाँसी भी होती है। दूसरा, आपको चेस्ट पेन भी होता है और फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो तीनों सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं। इस तरीके से एक कॉमन जो आदमी है वो कन्फ्यूज़ हो सकता है कि मेरी जो परेशानियाँ हैं उनका कारण क्या है। एक और कंडीशन होती है ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज़, हमारे जो साँस की नलियाँ हैं उनका इन्फ्लेमेशन। अब उसमें भी आपको खाँसी हो सकती है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। सारे सिम्पटम्स लगभग मैच कर जाते हैं। तो ये वजह है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ जब भी आपको क्रोनिक कफ, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्पटम्स हों। ये काम उनका है, वो पता लगाएँ कि ये किस वजह से, ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित है या ये आपके जीईआरडी से संबंधित। अब हम डिस्कस करेंगे जीईआरडी इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में जीईआरडी जो होता है वो कैसे प्रेजेंट कर सकता है और बच्चे जो है क्या-क्या दिक्कतों के साथ आपके सामने आ सकते हैं। जो बच्चे होते हैं जनरली 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें रिफ्लक्स बड़ा कॉमन होता है। मैं उसे जीईआरडी नहीं कहूँगा, मैं उसे रिफ्लक्स कहूँगा, क्योंकि उनका जो एलईएस यानी कि लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है, उसकी जो टोन होती है वो बड़ी वीक होती है। तो वो जब भी कुछ खाते हैं तो उसका वापस आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। कई बार बच्चे दूध पीते हैं और तो बच्चों में रिफ्लक्स बहुत कॉमन चीज़, लेकिन अगर ये रिफ्लक्स 1 साल से बाद भी कंटिन्यू है, तो ये जीईआरडी हो सकता है। इसके अलावा बच्चे अगर लगातार खाँस रहे हैं, वो जीईआरडी का सिम्पटम हो सकता है। बच्चे बता रहे हैं कि सीने में बीच में जलन हो रही है या पेन हो रहा है, या बार-बार उल्टी हो रही है, या बच्चों की आवाज़ बदल रही है, होर्स वॉइस हो रही है, भारी आवाज़ हो गई है, या बच्चों की साँस में आवाज़ आ रही है, व्हीज़ जिसे बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं कि बच्चों में जीईआरडी सस्पेक्ट किया जा सकता है, बच्चों में जीईआरडी हो सकता है। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं बता पाते। मतलब जब जीईआरडी होता है तो वो उन्हें लगता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें दिक्कत होने लगती है, इसलिए वो रिफ्यूज़ल टू ईट हो जाता है उनके लिए। मतलब वो खाने से डरेंगे, खाने से मना करेंगे। खाना खाने के बाद तुरंत इरिटेबल हो जाना, यानी कि खाना खाने से उनको समस्या हुई, जीईआरडी हुआ, रिफ्लक्स हुआ, उन्हें दिक्कत हो रही है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है और इस वजह से वो इरिटेबल हो जा रहे हैं खाना खाने के बाद। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जो बच्चों में इंडिकेट करते हैं कि जीईआरडी हो सकता है। अब डिस्कस करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। जीईआरडी की समस्या बड़ी कॉमन है और जीईआरडी की दवाइयाँ बड़े आसानी से ओवर द काउंटर यानी कि मेडिकल स्टोर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें। आपको जब भी नॉट ओनली जीईआरडी बट कोई भी समस्या हो, तो आप सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। ये काम उनका है कि वो आपको डायग्नोज़ करें और आपको प्रॉपर दवाइयाँ। अगर आपको सीने में जलन हो रही है,
एक हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपने जो ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी कि जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल थी, आप गए, आपने बोला मेडिकल स्टोर वाले भैया से कि भैया मुझे सीने में जलन हो रही है या मुझे पेट में तनाव हो रहा है, तो आप मुझे दवाइयाँ दे दो, और उन्होंने दवाइयाँ दी और उन दवाइयों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर जीईआरडी की वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो रही है, आपको नींद नहीं आ पा रही है, आप रात में बेचैन रहते हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपका वजन कम होता जा रहा है और उस वजन कम होने का कोई रीजन नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक जीईआरडी का सिम्टम हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। या आपकी भूख कम हो गई है, आपको भूख नहीं लग रही है, यदि आपको खाना निगलने में दिक्कत होती है या फिर खाना निगलने वक्त पेन हो रहा है, आप निगल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। यदि आपको नौजिया हो रहा है यानी कि जी मचलाना और वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी आना, इस तरीके के लक्षण है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। यदि आपकी आवाज़ बदल गई है, होर्सनेस हो गए वो, या फिर वीज आ रहे हैं, आपकी सांस में आवाज़ें आ रही हैं, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है। और या फिर जीईआरडी की वजह से आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर हो रही हैं, उनमें दिक्कतें आ रही हैं, आपके फ्रेंड्स आपको लगातार बोलते रहते हैं कि अरे यार तू तो खांसता ही रहता है, तो अगर इस तरीके की समस्या है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है। फिर आती है डायग्नोसिस की बात कि डॉक्टर्स इसको कैसे डायग्नोज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हीं को देख के डॉक्टर्स को आइडिया लग जाता है कि ये सिम्टम्स आपके जीईआरडी की वजह से हैं। जैसे सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, रिगर्जिटेशन होना, चेस्ट पेन होना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, ब्रेथलेसनेस होना, कफ होना, गले में इरिटेशन होना, खट्टा लगना, डकारें आना, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं इन्हें देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि आपको जीईआरडी की समस्या है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स बड़े अनयूजुअल होते हैं और इस वजह से डॉक्टर्स को कुछ टेस्ट भी कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो हम वो टेस्ट डिस्कस करते हैं। एक टेस्ट होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी, और डिवाइस होती है जिसमें एक कैमरा होता है, वो आपकी खाने की नली में डाला जाता है और उससे आपकी खाने की नली को और आपके पेट को चेक किया जाता है कि वहाँ क्या समस्याएं हैं, उससे जीईआरडी का पता लग सकता है। दूसरा टेस्ट है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। एक डिवाइस आपके ईसोफेगस में लगा दिया जाता है और वो आपके 24 घंटे के पीएच को मॉनिटर करता है। तो जो चेंजेस होते हैं पीएच के ईसोफेगस में, वो उसमें नोट हो जाते हैं और इससे आइडिया लगता है कि आपको जीईआरडी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट क्या है, इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एंटासिड्स, यानी कि वो दवाइयाँ जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर, वो दवाइयाँ जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं उन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। और ये दवाइयाँ आपके जीआरडी को बेहतर कर सकती है। फिर दूसरी कैटेगरीज की जो दवाइयाँ हैं वो है H2 ब्लॉकर। ये आपके स्टमक में जो एसिड बन रहा होता है उसको बनने से रोक, तो इस वजह से जब एसिड बनने से रुक जाता है, कम हो जाता है, तो आपके सिम्टम्स जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं, आप रिलीफ महसूस करते हैं। फिर आते हैं पीपीआईज यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। सबसे अच्छी दवाइयाँ होती हैं जीईआरडी के लिए, बहुत पोटेंट होती हैं। ये भी आपके जो एसिड सीक्रेशन होता है उसको रोकती हैं और इस वजह से आपके जो टमी होता है, पेट होता है, उसके अंदरूनी सतह को और ईसोफेगस को हील करने का समय मिल जाता है और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, दवाइयाँ तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीईआरडी के मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट में, वो है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका वेट। जनरली जीईआरडी की समस्या देखी जाती है जो ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं उनमें। अगर कोई दुबला पतला है, स्लिम है, फिट है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो उसमें जीईआरडी की समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इस बात के। अगर आप स्मोकर हैं और आपको जीईआरडी हो रहा है तो आपको ज़रूर स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। नहीं भी हो रहा है तब भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा जब आप सोते हैं तब आप अपना सिरहाना बेड का इस तरीके से रखें कि वो आपके जो पैर वाली जो साइड है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे रहे। आप उसके लिए वेज पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि सिराने वाला जो उसके जो पैर हैं उनके नीचे ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बेड का सिराना जो है थोड़ा सा ऊंचा रहे, जिससे आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स ऊपर चढ़ने के बजाय अपने स्टमक में ही रहें। ईट स्लोली, आपको धीरे धीरे खाना चाहिए। एकदम से हैवी मील लेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जीईआरडी होगा। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बेड पे नहीं जाना है। सबसे अच्छी चीज़ है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको टहलें, कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट का। अगर आप टहलना कर सकते हैं खाना खाने के बाद तो वो अच्छा रहता है। और खाना खाने और बेड पे जाने के बीच में अगर 2 घंटे का डिफरेंस है तो वो बहुत अच्छा रहता है। सोने से तुरंत पहले हैवी मील ना लें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइट फिटिंग क्लोथ्स न पहने। जिन लोगों को जीआरडी की समस्या है वो ऐसे कपड़े अवॉइड करें जो आपके वेस्ट के चारों ओर टाइट रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपके वेस्ट पे प्रेशर आता है तो आपके जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, वो ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और एक और चीज़ है कि आपको ऐसी कुछ चीज़ें खाने में जिनको जिनसे आपको समस्या होती है, जिनसे आपको जीईआरडी होता है,
वो आप अवॉइड करें। जनरली जनरली हर किसी को हर कोई फूड जो होता है वो सूट नहीं करता है। किसी को किसी चीज़ से दिक्कत हो सकती है, दूसरे आदमी को किसी और चीज़ से दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या खाने से दिक्कत हो रही है। लेकिन एक कॉमन तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपको तला हुआ और ज़्यादा स्पाइसी फूड्स और स्ट्रीट फूड्स नहीं लेने चाहिए अगर आपको जीआरडी की समस्या है तो। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल, चॉकलेट, फैटी फूड्स, कैफीन, मिंट, फ्राइड फूड्स, गार्लिक, टोमेटो सॉस, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज़ें हमने बात की कि जीआरडी का ट्रीटमेंट एक कंजर्वेटिव बेसिस पे कैसे हो सकता है, तो उसमें हमने कुछ दवाइयाँ डिस्कस की, हमने लाइफस्टाइल चेंजेस डिस्कस किए, हमने फूड्स डिस्कस किए। अब आती है सर्जरी। जीईआरडी के लिए जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तब फिर सर्जरीज आती है। सर्जरी ज़्यादातर सर्जरीज इस बात पे एम करती हैं कि आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका टोन बढ़ा दें। उस टोन को बढ़ाने के लिए सर्जरीज की जाती हैं। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो एक वॉल्व की तरह होता है जो हमारे इसोफेगस और पेट के बीच में होता है। तो अगर उस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का टोन अगर ज़्यादा रहेगा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा टेंडेंसी है इस बात की कि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स ऊपर ना आए, मतलब इसोफेगस में ना आए। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि जीईआरडी और कफ ये इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। तो एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा एक प्रैक्टिकल केस कि पेशेंट किस तरीके से जीईआरडी से लिंक हो सकता है उसका कफ यानी खांसी। एक प्रिया नाम की एक पेशेंट है जिनकी उम्र है 42 ईयर और वो आती हैं ओपीडी में। उनकी कंप्लेन है कि उनको लगातार सूखी खांसी है लगभग 2 महीने से, और ये खांसी रात में बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी नींद को डिस्टर्ब करती है। और वो पहले भी एक दो डॉक्टर्स को या प्रैक्टिशनर्स को दिखा चुकी हैं और उन अस्थमा की बीमारी समझ के इनहेलर्स ट्राई किए जिनका कोई रिलीफ नहीं हुआ। जब पेशेंट से फर्दर हिस्ट्री ली गई तो पेशेंट ने मेंशन किया उन्हें फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन के कुछ एपिसोड्स भी होते हैं, और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि उनके मुंह में खट्टा खट्टा स्वाद लगता है खाना खाने के बाद में। और उन्होंने ये भी महसूस किया है कि उनका जो खांसी है वो लेट समय बढ़ जाता है। तो इनके जो सिम्टम्स हैं वो इशारा कर रहे हैं सीधे सीधे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की तरफ। जबकि हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन एक क्लासिक सिम्टम है, लेकिन क्रोनिक कफ भी कभी कभी एकमात्र सिम्टम हो सकता है, एकमात्र लक्षण हो सकता है जीईआरडी के पेशेंट्स में। अब डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया, उनकी चेस्ट को एग्जामिन किया, चेस्ट फाइंडिंग्स नॉर्मल हैं, उनके वाइटल्स पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, पल्स, सैचुरेशन, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और फिर डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनको जीईआरडी की समस्या है। उनको जो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया था वो कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं उनको बिफोर ब्रेकफास्ट उनको लेनी है सुबह खाली पेट में, और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में डॉक्टर ने उन्हें बताया। 4 वीक्स के बाद में प्रिया फिर से आती हैं और बताती हैं कि उन्हें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला है उनके सिम्टम्स। ये था कि अगर आपका जो जीईआरडी है वो डायग्नोज हो जाता है तो दवाइयाँ बहुत पोटेंट अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको बहुत जल्दी और बहुत बेहतर रिलीफ मिल सकता है। ये केस हमने डिस्कस किया। सारे चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जीईआरडी क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि क्रोनिक कफ क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि जीईआरडी और क्रोनिक कफ आपस में लिंक कैसे हो सकता है, फिर हमने जीईआरडी के सिम्टम्स डिस्कस किए, फिर हमने ये डिस्कस किया कि जीईआरडी का पता कैसे लगाया जा सकता है, फिर हमने डिस्कस किया कि जीईआरडी के क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, फिर हमने डिस्कस किया एक प्रैक्टिकल केस सिनेरियो कि जीईआरडी का पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट से उसे फ़ायदा होता है। ये था आज का प्रेजेंटेशन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके जो की टेक अवेज हैं, मतलब आपको जो मेन बातें जो ध्यान रखनी है वो क्या है। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी खांसी जो 8 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है वो क्रोनिक कफ होता है और वो जीईआरडी की वजह से हो सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक लाइफस्टाइल, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो जीईआरडी से बचने में और जीईआरडी के ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको जीईआरडी से संबंधित कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो डू नॉट टेक इट लाइटली, गो टू योर डॉक्टर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो जिन्हें आप जीईआरडी के सिम्टम्स समझ रहे हैं वो किसी और बीमारी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।